देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। 2021-22 का बजट सदन में पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण किया और बजट में क्या किसको कितना मिला इसका भी जिक्र किया। लेकिन इससे पहले लोगों को क्या उम्मीदें थी इस बजट से, पहले वो देख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं अमित कुमार। अभी हम बसवरिया चौक पे खड़े हैं। आज बजट सत्र पेश होने वाला है। आइए जानते हैं यहाँ के व्यवसायी से कि बजट सत्र में इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। आज जो बजट सत्र आने वाला है उसकी आपकी क्या राय है? इस बजट में हम लोग की अपेक्षा है कि यहाँ जो खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो छोटे मोटे व्यवसायी है, जो कोई ठेला खोमचा चलाता है, कोई छोटा मोटा किराना का दुकान, पान पुड़िये का दुकान करके, स्टेशनरी की दुकान करके, या छोटे मोटे जो आप देख रहे हैं जो दुकानदार हैं लोग, इनके हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आम देखा जाता है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार है, वो लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं और उसमें काम करने वाले लोग जिनके बदौलत वह सिस्टम चलता है, उनका व्यापार चलता है, उनका फैक्ट्री चलता है, उन लोगों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब हम दूसरे व्यवसायी से बात करते हैं कि सर का क्या कहना है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा, आज जो बजट सत्र आने वाला है इस पर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उसमें थोड़ा वृद्धि होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। आम जो छोटे व्यापार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए कुछ खास विचार होने चाहिए, सरकार की खास योगदान होनी चाहिए, जिसके कारण वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं हूं राजित राम दिवाकर। आइए आज बात करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा किसान बिल पारित हो रहा है, बजट पास हो रहा है। यहाँ के एक छात्र हमारे पास मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। उनसे पूछूंगा कि किसान बिल कैसा होना चाहिए और इनकी राय क्या है। भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम नीरज राजपूत है। क्या करते हैं आप? सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। प्रेजेंट टाइम में टीचिंग के कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताइए जो किसान बिल पास हो रहा है आज, ये कैसा होना चाहिए और आपकी राय क्या है? सर, मेरी राय एक ये है, किसान का जो बिल आज पारित हो रहा है भारत सरकार के उपक्रम द्वारा, तो हमारा कहने का मतलब है किसानों का जो बिल हो किसानों के अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल। तो एक जो बिल पारित होगा, एक हमारे कहने का तात्पर्य MSP से रिलेटेड होगा। MSP हाई होना चाहिए और साथ ही साथ किसानों का शोषण ना हो। किसानों के जो बिल हैं, जो बिल पास हो उसमें शोषण ना हो। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे रेलवे का बजट है और अन्य बजट हैं, तो हमारे कहने का मतलब एक ये है कि जो बिल हो एक एकीकृत बिल हो, एक अलग से बिल पास हो, मतलब किसान का। तो जैसे रेलवे का बिल पास होता था, वैसे अब अलग से बिल पास हो एक किसान का। इससे जो किसान का जो MSP है और जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी संसाधन अवेलेबल होंगे, तो अलग से भारत सरकार उपलब्ध करा पाएगी। भारत, मैं हूं राजित राम दिवाकर। एक नए युवा किसान हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि जो बिल पास हो रहा है आज भारत सरकार द्वारा, कैसा होना चाहिए और इनकी क्या राय है। भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम अतुल कुमार जी, ये बताइए जो बिल पास हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बिल भारत सरकार के द्वारा पारित हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो जो ये भारत सरकार के द्वारा जो बिल पारित हो रहा है, ये किसानों के हित में पारित होना चाहिए और किसानों के अनहित में नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है किसानों का शोषण होता आ रहा है, मगर किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। ये जो बिल है उन्हीं के हित में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो अभी आपने सुना कि लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या चाहते थे, क्या उनके अंदर मंशा थी। लेकिन क्या यह बजट उनकी मंशा को एक रूप दे पाया या नहीं, ये इस बजट भाषण से क्या स्पष्ट होता है, इस पे भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर इस बजट में बेरोजगारों के लिए क्या कुछ हुआ था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं IBN भारत के एसोसिएट एडिटर मुकेश राव जी। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हम पहला प्रश्न आपसे यही
करना चाहेंगे कि आखिर जो बजट पेश हुआ है, आपने बड़े गौर से देखा है और सुना भी है वित्त मंत्री को, तो उसमें उस बजट भाषण में आखिर बेरोजगारों के लिए क्या था? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना काल से देश गुजरा है और देश के युवा जो कोरोना काल के बाद निकल के बाहर आए हैं, सारे लोग अब दोबारा अपनी ज़िंदगी फिर एक तरीके से कह लीजिए कि शुरू कर रहे हैं। तो हमारे युवाओं को बहुत उम्मीद थी, आज बजट पेश किया गया है, इससे हमारे युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि जैसे कोरोना काल में जितने बेरोज़गार लोग नए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुई थी, जिसके बाद युवाओं को ये हुआ कि भाई इस बजट में हो सकता है कि हमें रोज़गार का कोई मौका दिया जाए। लेकिन 2.5 घंटे का जो बजट सत्र हमने सुना, उसमें कहीं भी बेरोजगारी दूर करने की कहीं कोई बात नहीं की गई है, जिससे आज युवा जो भी बजट सत्र देखे होंगे बहुत उनको निराशा महसूस होगी, उनके हाथ निराशा ही लगी है युवाओं को निराशा हाथ लगी है, ऐसा कहना है हमारे एसोसिएट एडिटर मुकेश राव जी का। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि अगर जो युवा बेरोजगार रहते हैं तो यह कहा जा सकता है कि एक युवा शक्ति जो है उसका ह्रास होता है और देश को नुकसान होता है। लेकिन हमारी जो सरकार है इसने बेरोजगारों पर, यानी बेरोजगार युवाओं के लिए शायद ऐसा कुछ नहीं किया है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसे आखिर क्या करना चाहिए था। जैसे कि देखिए हमारी मैं पिछले कार्यक्रम में भी कह चुका हूँ कि 60% जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित होती है और गांव में रहती है। तो जो गांव में रहते हैं ऐसे युवा आखिर किस प्रकार के बेरोजगारी से ग्रस्त रहते हैं, क्या बेरोजगारी है, सरकार को क्या करना चाहिए था, उसने क्या नहीं किया है, इन सभी बातों पे हम आज अपने एसोसिएट एडिटर से वार्ता करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर जो गांव की बेरोजगारी है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जो हमारे किसान हैं, चाहे जो हमारे युवा वर्ग है, वो खेती किसानी पे गांव में निर्भर है। हाँ बिल्कुल। तो एक बेरोजगारी का एक मुख्य मुद्दा है मौसमी बेरोजगारी। जैसे हमारे किसान हैं, गांव में अक्सर होता है जी, हमारे किसान हैं, उनको खेती करना है, खेती का एक टाइम लिमिट होता है कि हमको बीज इस समय तक खेत में लगाने हैं, उसके बाद बो देने हैं, उसके बाद फिर 20 दिन बाद 21 दिन बाद हमको पानी चलाना है। तो जब ये बुआई का काम समाप्त हो जाता है तो फिर जो 20-21 दिन की जो समय सीमा होती है उसमें हमारे जो भी युवा हैं, चाहे जो खेती पर निर्भर हैं, वो बेरोजगार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में वो गैपिंग हो जाती है, गैपिंग हो जाती है। जी जी। तो वो गैपिंग को भरने के लिए सरकार को कुछ प्रयत्न करने चाहिए थी। इस बजट में कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उनको जो बहुत ही शॉर्ट टर्म लघु उद्योग अगर जो होते हैं, अगर जो वो लोगों को ट्रेनिंग दे करके, उन युवाओं को ट्रेनिंग दे करके अगर जो किया जाता, जैसा कि आप कहना चाहते हैं, तो वो बेरोजगारी दूर हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया वित्त मंत्री ने, ऐसे कुछ घोषणा स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई। क्या कारण हो सकता है इसका? अब देखिए कारण क्या कहा सकता है, आदमी आस लगा के, उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि युवाओं के लिए कुछ होगा। अब सरकार युवाओं के विषय में नहीं सोच रही है। अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति है जो मास्टर्स की डिग्री लिए हुए है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो उसके हिसाब से रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, बिल्कुल, तो आज मास्टर की डिग्री लेने वाला व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, पकौड़े तल रहा है, जिसको हम एक दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या मास्टर की डिग्री लेने के बाद आप उनके लिए कोई इस तरीके का क्यों नहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह कुछ करते हैं कि जिससे उनको ये ना लगे। बजट में ऐसा कोई प्रावधान कर दिए होते कि उससे लोग ट्रेनिंग ले करके अपना रोजगार शुरू कर लेते। लेकिन एक चीज है, सरकार ने कुछ जो छोटे स्तर पे ट्रेनिंग दे करके युवाओं को इस तरह से तकनीकी ज्ञान दे करके कुछ स्टार्टअप शुरू करने की बात तो करी है, लेकिन वो स्टार्टअप गांव तक
कितना फैला है, उससे रोजगार कितना सृजित हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, जो स्टार्टअप है, जो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ये जो भी चीज़ें की जाती हैं या कही जाती हैं, वो धरातल पे देखने को, अगर आपको देखना हो तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और देखिए कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो किस हद तक उन आम आदमी तक वो पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई हैं। सरकार को इस बजट में वो ध्यान देना चाहिए था कि हम जो भी अपने युवाओं के लिए जो हमने सोच रखा है कि हम अपने युवाओं के लिए करना चाहते हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम जो भी सुविधाएं, जो भी योजनाएं लेके आ रहे हैं, वो धरातल पर उस व्यक्ति तक जिसके लिए हम ये योजनाएं ला रहे हैं उन तक ये पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। यानी कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो योजनाएं वो लेकर आ रही है, बजट में प्रावधान कर रही है, जो पैसे उनको दे रही है, क्या उस पैसे का सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी सरकार को देखना चाहिए और जिम्मेदारी भी है, देखना भी चाहिए, यह सही बात भी है। अगर जो सरकार नहीं देखेगी तो इस तरह से उसमें से वही बंदरबांट वाली स्थिति आ जाएगी और योजनाएं फेल हो जाएंगी। और योजनाओं को फेल होने का कारण भी यही होता है कि इस तरह की स्थितियां जब पैदा हो जाती हैं तो योजनाएं फेल हो जाती हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो स्टार्टअप की योजना है इसी दौर से गुजर रही है, वो भी फेल हो जाएगी? आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल। देखा यह जाता है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो गांव में युवा हैं, वो मौसमी बेरोजगारी से त्रस्त रहते हैं और कुछ ऐसा उनके लिए चाहिए जो हो सके। जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर का कहना है कि सरकार को इस तरफ से जो स्टार्टअप वो देना चाहती है और भी तमाम जो भी उसकी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, अगर उसका लाभ देना चाहती है तो उन योजनाओं पर ध्यान दे कि किस तरह से उसको गति दी जाए और लोगों तक पहुँचे। किसानों तक नहीं पहुंच पाता है, बेरोजगारों तक नहीं पहुंच पाता है, गांव तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि गांव के लोग जानते नहीं। अगर जानते तो उसे किस तरह से करना है ये भी उन तक अगर जो नाम याद भी कर लिए कि ये योजना है, ये हमारे लिए है, तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि उसे किस तरह से करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ये तक जानकारी नहीं होती। तो क्या सरकार को इस तरह के काम करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए कि उन युवाओं तक, उन बेरोजगारों तक ये सरकार की बातें और योजनाएं पूरी तरह से पहुँचें? जैसे कि भारत सरकार ने कई तरह की ट्रेनिंग सेंटरों का संचालन किया था जी, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण अंचल के जो युवा हैं उनको उस तरीके का जो जिस क्षेत्र में माहिर है उसको ट्रेनिंग देके उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले इस तरीके का एक सर्वे किया था, तो उसमें निकल के आया कि जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं जी, वो सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। वहाँ उस तरीके के ट्रेनिंग देने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हुई है जो उन युवाओं को अच्छे तरीके से उस संबंध में ट्रेनिंग दे सकें। युवा तो आज भी तैयार है कि भाई हमको कहीं मौका मिले, हम जैसे मानिए कुछ करें जी, जैसे कोई लड़का ही है और वो चाहता है कि मैं नहीं कुछ होता है तो एक ऑटो पार्ट की दुकान ही डाल लूँ या मैं कुछ मैकेनिक वाला काम ही कर लूँ। लेकिन जब वो ट्रेनिंग सेंटर पे वहाँ जाता है, कौशल विकास सेंटर जो भारत सरकार ने चलाया हुआ है, और वहाँ जाने के बाद वो सिर्फ दिखता है कि भाई यहाँ है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन उनको वो चीज़ सिखाने वाला वो टेक्निकल बंदा वहाँ नियुक्त नहीं किया गया है। तो वो क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ऑफिस खुला हुआ है, जो वर्कशॉप खुला हुआ है, वो तो सिखाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये ट्रेनर की भी ज़रूरत होती है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम योजनाएं लागू कर दें और सारी चीज़ों का इंतजाम कर दें। वहाँ पर अगर जो युवा जाएं तो वहाँ ट्रेनर वो जो ट्रेंड करने वाला है वही ना हो, तो वास्तव में स्थिति बड़ा विचित्र हो जाती है कि आखिर वो सीखेगा किससे। तो एक चीज़ ये आती है कि क्या वो प्राइवेट दुकानों पर चला जाए? अगर जो सीखना है तो प्राइवेट दुकानों पे चला जाए। अगर जो प्राइवेट दुकानों पे जाना ही है और वहीं सीखना है, किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे या गाड़ी बनाने वाले किसी गैराज पे जा करके रह करके हेल्पर बन करके वो सीखना ही है अगर उसे, तो फिर इन योजनाओं की ज़रूरत क्या है? क्यों? जाहिर सी बात है, हमने आपसे अभी यही कहा कि अगर हम घर बनाते हैं, बिल्कुल,
जब हम घर बनाने जाते हैं तो हम वहाँ सोचते हैं कि भाई हम किसी ऐसे राजगीर मिस्त्री को या ऐसे टेक्निकल बंदे को ले आएँ हाँ। जहाँ हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमको ज़्यादा उसको कुछ बताना ना पड़े। जी जी। तो युवा जो हैं आज वो जा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, जाते हैं खाली हाथ लौट के आते हैं, उनको रास्ता नहीं दिखा रहा। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम अपनी मंजिल को पा सकें। हाँ, लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात यह है, देखिए कि इसमें ये हो जाता होगा कि सरकार के आंकड़ों में वो तो ट्रेनिंग सेंटर चलता ही होगा, लड़के भी वहाँ एडमिशन लेते होंगे, यानी कि, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता होगा। जब धरातल पे कुछ नहीं होगा तो फायदा तो मिलेगा नहीं, आंकड़े जरूर बढ़ जाएंगे। सरकार अपनी इसमें कामयाबी दिखाएगी, और सरकार जब इसमें अपनी कामयाबी दिखाएगी, आंकड़ों की वो क्या कहते हैं, आंकड़ों का खेल करेगी, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, विकास होने जाने वाला नहीं है, रोजगार की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए सरकार को गंभीर होना होगा, और ये सरकार किस तरह से गंभीर हो सकती है, यही मैं जानना चाहूँगा आपसे। अब सरकार कैसे गंभीर हो सकती है? सरकार को जैसे हमने शुरू में आपसे कहा कि सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं वो आम व्यक्ति तक, आम उस युवा तक कैसे पहुंचे, सरकार को ये चीज़ उस तरीके की बनानी पड़ेगी कि जो हम योजनाएं यहाँ ऊपर बैठ के हम लागू कर रहे हैं, तो या तो वो उसका इस कड़ाई से पालन करे कि भाई हम आपको बजट दे रहे हैं, हम आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों जो सुविधा जिनको मिलनी चाहिए उनको वो सुविधाएं क्यों मिल नहीं रही हैं? लेकिन कागजों में देखिए, जब सेंटर चलता है तो कागजों में तो वो खाना पूर्ति हो ही जाती है। सरकार को तो ये दे ही दिया जाता होगा कि हाँ इतने लोगों ने ट्रेनिंग लिया, इतने लोगों ने यहाँ ये काम किया या सीखा, तो कुल मिलाकर के, लेकिन जो धरातल की चीजें हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए सरकार को यही करना चाहिए कि कम से कम वो देखे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो देखे कि वास्तव में जो ट्रेनिंग सेंटर हमने खोल करके दिया है उन ट्रेनिंग सेंटरों की हालत क्या है। कौन देखेगा, क्योंकि अधिकारी ही उनके नियुक्त किए गए हैं वहाँ पे, और जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वही ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस स्थिति में यह होना चाहिए कि सरकार को किसी एजेंसी को या फिर कोई किसी अधिकारी को सर्वे के लिए लगा देना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, वो गुप्त सूचना सरकार को उपलब्ध कराए। या फिर कोई और आपके सरकार के पास तमाम IAS हैं, कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा विचार करें कि जो इन सब गड़बड़ियों को ध्यान में रखे। तो इन गड़बड़ियों को ध्यान में रखने के लिए आखिर जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होगी, सरकार नहीं चाहेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें बता दें कि इसकी जड़ में जो है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का कारण यही है कि इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार से निजात किस तरह से मिले कि सारी चीजें, योजनाएं यथावत चलें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चीज़ें सही रास्ते पे चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसको जानने के लिए एक आसान सा तरीका है जो मेरे समझ से जी। भाई वो उतने ऊपर बैठे हुए हैं, वो देश चला रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी, वो करते भी होंगे। हमारा ये कहना है कि जैसे सरकारी तंत्र रोजगार मेले लगाती है, जिसमें हमारे युवा जाते हैं, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और जिस सेक्टर से वो होते हैं उस सेक्टर में अपना वो जो भी इंटरव्यू वगैरह देने होते हैं वो देते हैं। सरकार को यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देनी चाहिए कि जो हमने ट्रेनिंग सेंटर चलाए हैं हर ज़िलों में, हर कस्बों में जो ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने चलाया है, तो ये एक आंकड़ा वो इस वहाँ से इकट्ठा करवा सकते हैं, उन रोज़गार मेलों से भी और ज़िले से भी, कि किस ट्रेनिंग सेंटर के कितने युवाओं को उस रोज़गार मेले के माध्यम से रोज़गार मुहैया कराया गया है। इससे जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं उनका जो है पता चल जाएगा कि वाकई में ये ट्रेनिंग सेंटर पे ये युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इससे दो फायदे होंगे। एक जो होगा, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर बिना मतलब के, कह लीजिए कि बिना मतलब के चल रहे हैं, जहाँ
कोई नियुक्त नहीं है, कोई युवा हमारे नहीं जाते हैं, किसी भी ट्रेनिंग की नहीं पाते हैं और वहाँ भी सरकारी ये धन चीज है ना, का देखिए दोहन ना, हो रहा ये है। चीज और बात आती है ना, ये चीज कि जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कागजों पे तो दौड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी का एडमिशन नहीं होगा या फिर वहाँ ट्रेनर नियुक्त नहीं होगा, ये तो होता ही होगा जब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। तो हो सकता है कि ये भ्रष्टाचार के कारण फर्जीवाड़ा हो रहा हो, तो फर्जीवाड़ा को तो सरकार ही पकड़ेगी ना। तो सरकार पकड़ने के लिए आखिर जो ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आखिर सरकार को क्या करना चाहिए, मेरा प्रश्न वहाँ पे है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार जो ट्रेनिंग सेंटरों के रूप में या चाहे जैसे भी कर लीजिए, वहाँ से भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है कि जब सरकार के पास ये आंकड़े पहुँचे कि जो हमने ट्रेनिंग सेंटर चलाए हैं वहाँ से हमारे युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है और क्या ट्रेनिंग मिलने के बाद उनको रोजगार भी मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हमारा कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, रोजगार मेरा लगा, मैं गया, मैं बताया कि मैं फला जगह से आया हूँ, मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली है। इससे सरकार के पास आंकड़े जाएंगे कि अगर मान लीजिए किसी जिले में 5 ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो स्थितियाँ हैं कि अगर जो फर्जी नाम वहाँ पे इंगित कर दिया गया कि हम इस ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए हैं, तभी तो उस रोजगार मेले में वो चीज़ पहुंच जाएगी और ये सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ ट्रेनिंग होता है। फिर तो मामला दिक्कत में आ जाएगा। फिर आगे कैसे हम इसको पकड़ पाएंगे? अगर जो उस तरीके से ही पकड़ना चाहें जैसा कि आप बता रहे हैं, तो दिक्कत तो वहाँ पुनः आ जाएगी कि वो सही साबित हो जाएगा, उसका फर्जीवाड़ा सही साबित हो जाएगा। और जब फर्जीवाड़ा पकड़ा ही नहीं जाएगा तो फिर सरकार एक्शन कैसे लेगी, उसको सुधारने का प्रयास कैसे करेगी? अब फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए जिले स्तर पे एक समिति भी गठित की जा सकती है जो वो निगरानी करे उन ट्रेनिंग सेंटरों की कि उन ट्रेनिंग सेंटरों पे क्या हो रहा है। जबकि इस तरह की समिति बनाई गई है, लेकिन समिति सिर्फ पेपरों में ही वर्क करे, इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो हमने समितियां जिलों पे बनाई है, निगरानी समिति जो हमने बनाई है, निगरानी समिति प्रॉपर वे में अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो सूचनाएं हैं वो सही रूप में जो ऊपर की जो समिति है वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इस पे सरकार को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए निगरानी करना बहुत ही जरूरी है। जब तक निगरानी नहीं होगी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। और भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक निचले तबके के जो भी बेरोजगार चाहे जो भी युवा हैं उन तक उनकी सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर के सरकार को भ्रष्टाचार की तरफ भी ध्यान देना होगा। कहने का तात्पर्य है कि तभी इस प्रकार की समस्याएं हल हो सकती हैं और जो गांव में बेरोजगार युवा हैं उनको कुछ रोजगार उपलब्ध हो सकता है, मिल सकता है। वरना पकौड़े तलने से उनके जो उनकी शिक्षा है उसके अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा और उसे हम रोजगार तो नहीं ही कह सकते कि पकौड़ा तलना। अगर जो उसकी शिक्षा उस योग्य है कि वो कुछ और कर सकता है, अच्छा कर सकता है, देश के विकास में प्रगति कर सकता है, तो उससे पकौड़ा तलवाया जाए, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि और बेरोजगारी गांव में इस प्रकार की आती है कि किसान जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोगों जिनके पास खेती कम होती है, मतलब बहुत ही कम, और वो मजदूरी पे जीवित रहते हैं। आज दिहाड़ी करेंगे, उसका सामान लेके आएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो उनके लिए मनरेगा जैसी व्यवस्था की गई है। लेकिन मनरेगा में भी क्या हो रहा है कि बराबर काम नहीं दिया जा रहा है, वो भी थोड़ी सी राजनीति की शिकार हो गई है। ऐसे में उन मजदूरों के लिए बजट में कोई प्रावधान, कुछ ऐसा कुछ पैसे दिए गए हों या फिर कुछ इस तरह के, या उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी है? देखिए बात रोजगार की हो रही है, बिल्कुल, और उसमें मजदूर भी आते हैं, बिल्कुल। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि निराशा ही हाथ लगी है, चाहे वो युवा वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो या निचले तबके का वर्ग हो, सबको निराशा ही हाथ लगी है। तो इस निराशाजनक बजट में क्या कह सकते हैं कि गांव को तरहीज नहीं दिया गया है, या फिर ये कहें कि वित्त मंत्री ने उधर ध्यान नहीं दिया है, या फिर कहें कि उनके पास उतना बजट नहीं था? क्या कह सकते हैं इसको?
देखिए, बजट तो हर क्षेत्र में दिया गया है, तो बजट इस क्षेत्र में भी उनको देना चाहिए था। मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो मध्यम वर्गीय या निचले क्रम का जो व्यक्ति है, बजट में उनको रखना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और आती है कि एक कर होता है शेष। वो चीज़ वो लगाया जाता है कि मान लीजिए जो कर लगाया गया है और किसी और क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है, तो उस कर के बाद एक और कर लगाया जाता है, उसे शेष कहते हैं। कृषि के लिए बजट में जैसा उल्लेख किया गया है कि कृषि के लिए डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से शेष कर लगाया गया है और 2.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर शेष कर लगाया गया है। ये जो पैसे जुटेंगे इस कर से, उसको कृषि के विकास में लगाया जाएगा। लेकिन कृषि का विकास किस तरह से किया जाएगा, क्या बजट में खुलासा हुआ है? देखिए, किसान से ही आप कर ले रहे हैं और उसको किसान को ही आप आगे बढ़ाने के लिए उसको उपयोग में किसान से ही सिर्फ तो नहीं, लेकिन सभी लोगों से कर लिया जा रहा है। एक व्यक्ति से, जो भी मोटरसाइकिल चलाता है या फिर गाड़ी चलाता है, डीजल वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, उन सबसे कर लिया जा रहा है। किस नाम पे? कृषि के विकास के नाम पे। लेकिन कृषि के विकास के लिए क्या हो रहा है, क्या इसका खुलासा हो पाया है या वो भी हिडन है? देखिए, उसका पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता है कि उसका खुलासा हो चुका है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोशिशें जारी हैं। उन्होंने किसी भी क्षेत्र में ये नहीं कहा है कि नहीं हम ये कर देंगे। उन्होंने हर क्षेत्र में कहा है। उसी रूप में उन्होंने कृषि पे भी कहा है कि हमारी कोशिशें जारी हैं कि हम अपने किसानों के आय को दुगुना करें। उनका कहना है कि अभी तक हम किसानों के आय को 1.5 गुना कर चुके हैं। भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कर चुकी है और किसानों को आगे भी इस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, इसकी कोशिशें जारी रहेंगी। देखिए, एक चीज़ है, कृषि फिशिंग सेक्टर के लिए कुछ ऐलान किया गया है। जैसे कि अपने इसमें बजट में जो 2021-22 का बजट है, उसमें ये एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख रुपए तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है। इसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा, किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं, किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है। 16 लाख करोड़ तक का टारगेट, क्रेडिट टारगेट दिया जा रहा है। ये किसानों के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है। इन योजनाओं को किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा, कैसे होगा, ये सब नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊं कि जो एमएसपी के लिए किसान ये अभी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, कृषि बिल के लिए लड़ रहे हैं, कि उनका तो यही है कि एमएसपी को गारंटेड बताया जाए, इस कृषि बिल में मेंशन किया जाए या फिर ये कृषि बिल ही निरस्त किया जाए। लेकिन 1.5 गुनी आय दूनी करने की बात की जा रही है। किसानों की लागत के 1.5 गुना उनको आय मिले, प्रयास किया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो 4% डीजल पर और 2.5 रुपये नहीं 4 रुपये डीजल प्रति लीटर डीजल पर और 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर जो शेष लिया जा रहा है, ये तो गारंटेड है, ये तो लिया जाएगा। हर देशवासी के जेब से ये पैसे जाएंगे जो भी गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए गारंटेड नहीं बनाया गया, ऐसा क्यों? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार हमेशा कहते आ रही है कि हम किसानों को जितनी सुविधाएं हो सकती हैं उतनी सुविधाएं हम देंगे। अब आगे ये देखने वाली बात है कि जो भी इन्होंने इस बजट में जो भी प्रावधान लाए हैं, मूल रूप में कितनी लागू होती हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। और आप पीछे भी देख सकते हैं कि हर बजट में ऐसा नहीं है कि पहला बजट है सीतारमण का जिसमें वो किसानों को आय को बढ़ाने की बात कर रही हो या किसी क्षेत्र में हर
अरे महाराज, ये तो दूना करने की बात लोग करते हैं। जैसे जो भी केंद्र की सरकार है, पीएम मोदी की सरकार है, वो तो किसानों की आय दूना करने की बात करते हैं कि हम दूना करेंगे, लेकिन 1.5 गुना करने में ही आपको बताएं हंसी आती है कि 1.5 गुना करने की अभी कोशिश, वो भी बजट में। मतलब हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं है, ये बताइए। वही जैसे मैं यही कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि वो पहला बजट है जिसमें उन्होंने इस तरीके की बात की है। इसके पहले भी बजट आए हैं और उसमें भी इस तरह की बातें की गई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे किसानों को कितना लाभ मिला है कि आज उनको सड़कों पे उतरना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री हैं हमारी, बजट भाषण में इन्होंने क्या कहा है कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है। अरे किस तरह से समर्पित है? आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, कृषि के नाम पे आप राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1.5 गुना करने की कोशिश करेंगे, 2 गुना करने का आपका वादा था। तो एक हास्यास्पद स्थिति जो है इस भाषण से निकल करके आ रही है। तो आखिर ये स्थिति सरकार पैदा क्यों कर रही है? सरकार पैदा क्यों कर रही है कि सरकार के पास हम मेरे ख्याल से तो उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि हम क्या करें कि हमारे किसानों की आय बढ़े। हम जैसा देख रहे हैं कि किसान या तो उनकी आय नहीं बढ़ रही है तो अब वो रास्ते पे आज सड़कों पे उतर रहे हैं। तो सरकार को ये चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए थी। आज ये ऐसा नहीं है कि पहली बजट है और पहली बार ये बात की जा रही है। हर बजट में ये बात की जाती है। तो आपसे ही जब कोई किसी काम पे वादे किए जाएंगे तो लास्ट में यही होगा कि आप भी थक आके कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ वादे कर सकते हैं। वादे कर सकते हैं और वादों की सरकार होगी, किसानों के लिए वादे हैं और यह बजट जो है वो किसानों के लिए समर्पित है। लेकिन कहाँ से समर्पित है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहाँ से समर्पित है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आपको बता दें कि जब सरकार जो होती है इस तरह की बातें, सिर्फ लुभावनी बातें करने लगे तो स्पष्टतया ये हो जाता है कि जो भी चीजें होती हैं सामने वाले के, जो देखने वाला होता है, जो समझने वाला होता है, जिनको समझाना आप चाहते हैं, वो आपके वादों और इरादों में अंतर करके देखने लगता है, अपने दिमाग से सोचने लगता है। और जब यह सोचता है तो वही हास्यास्पद स्थिति जो किसानों को समर्पित या बजट करके सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, वही स्थिति देश में हर जगह पैदा हो जाती है। तो फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद रहे एसोसिएट एडिटर मुकेश राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा फिर जल्द ही शुरू करेंगे, बजट पे ही होगी और बजट के सार पे होगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए IBN भारत। नमस्कार।